हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक बार कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, आज आपकी स्टडी में हेल्प के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है, और वो है आपका कोर्स 2 का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये कभी नहीं होगा कि इन क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छे से ध्यान से तैयारी कीजिए मेरे साथ। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर वाले भी हैं, 4 और 5 नंबर वाले भी हैं, 8 नंबर वाले भी हैं। इसमें फुल एक जो पूरा मॉडल टेस्ट पेपर होता है उसका मैंने वीडियो बनाया है। स्टूडेंट्स, पूरी तैयारी करवाऊँगी मैं आपको, और आप लोग ध्यान से मेरे साथ तैयारी कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये आज वाला वीडियो हमारा मेरे साथ आपकी तैयारी कैसी लगी आपको। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है। पहले मैं आपको आपका पूरा मॉडल टेस्ट पेपर दिखाऊंगी कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पूरा पता है, इसमें मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये मॉडल टेस्ट पेपर कैसे हैं और क्या एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आते हैं स्टूडेंट्स, 100% इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर है हमारा, और पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है। पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है, एक मॉडल टेस्ट पेपर, फुल तैयारी होगी आपकी। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा मॉडल टेस्ट पेपर, क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे इसमें, और बाद में हम उसकी तैयारी भी करेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। पोषण और स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू और 2 सीमाएं बताइए। और अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की मनोसामाजिक संकल्पना और जैव चिकित्सक संकल्पना से कैसे भिन्न है। और ये पूरा आंसर नहीं है, मैंने अलग से क्वेश्चन का आंसर बनाया है आपके लिए। तो अगले क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है, निम्नलिखित प्रत्येक के खाद्य स्रोत और कार्य बताइए। प्रोटीन, वसा, विटामिन सी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है। संतुलित आहार प्रदान करने के लिए खाद्य वर्गों की संकल्पना का उपयोग कैसे किया जाता है। उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। गर्भवती महिला के लिए आहार की योजना बनाते समय किन करने योग्य और किन न करने योग्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रसव पूर्व देखभाल का अर्थ और उद्देश्य बताइए। बच्चा क्वाशियोकर से पीड़ित है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। प्रोटीन ऊर्जा पोषण की रोकथाम कैसे की जाती है। कौन से लक्षण निम्नलिखित को दर्शाते हैं। हैजा और गोल कृमि ग्रसन, ये इनको हमें परिभाषित करना है। आंख के संक्रमण, तप्दिक टीपी जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मृत्यु सूचक यहाँ पे हम बताएंगे। दस्त की रोकथाम और उपचार, बच्चों की कान संबंधी आम समस्याएं। ये हमारा सारा जो है क्वेश्चन पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर का। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं। भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, भोजन के कार्यों। तो स्टूडेंट्स, भोजन के कार्य के लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, और यह हमारा अगला क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पेपर में भी देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच अंत संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो हमारे पास आज का आंसर है, पोषण एवं स्वास्थ्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आप लोग घनिष्ठ मत लिखिए, पूरा संबंध लिख सकते हो आप, इसको इग्नोर करें और इस पे यहाँ पे पोषण एवं स्वास्थ्य का परस्पर पूरा घना संबंध है। भोजन से हमें पोषण प्राप्त होता है, और पोषण के अभाव में स्वस्थ रहना असंभव है। यदि एक व्यक्ति उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन खाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बशर्ते उसमें कोई अन्य कारक बाधक ना हो। और दूसरी ओर खाने के गलत तरीके, बहुत कम खाना या ज़रूरत से अधिक खाना भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये लाइन मत लिखिए, आप लोग यहाँ तक लिखिए, अधिक खाना भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। आगे इसका आंसर है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा प्रयुक्त भोजन के प्रकार व मांग पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास के लिए तथा स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा पोषण अनिवार्य है।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण एवं निर्णायक कारक होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन न केवल पौष्टिक होना चाहिए बल्कि यह स्वास्थ्यप्रदक, साफ और रोगाणु रहित भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो अब हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, 10 नंबर का और 12 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 8 नंबर का आए तो भी यही लिखना है, 10 नंबर का या 12 नंबर का आए तो यही आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन का। अगर भोजन ऐसा नहीं है तो भोजन को खाने वाला व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। शरीर में उत्पन्न वह स्थिति जो पोषक तत्वों की कमी, अल्पपोषण, अतिरिक्तता, अतिपोषण अथवा असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो पोषक तत्वों की कमी से असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है वह पोषण का रूप धारण कर लेती है। दूसरे शब्दों में अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों ही कुपोषण से संबंधित हैं। अल्पपोषण से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी और अतिपोषण से मत लिखिए, पोषक तत्वों की कमी से तात्पर्य शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अतिरिक्तता, अधिक पोषक तत्वों की बढ़ोतरी है। अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों ही बुरे स्वास्थ्य के कारक होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आंसर है इसी क्वेश्चन का, अल्पपोषण के कारण प्रोटीन, ऊर्जा की कमी, विटामिन ए की कमी, अनीमिया और गलगंड आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में विटामिन ए की कमी अल्पपोषण का एक प्रमुख उदाहरण है। जब बच्चों को विटामिन ए युक्त भोजन नहीं मिलता है तो उसका इनकी आंखों पर प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप वे अंधे हो जाते हैं। अतिपोषण से संबंधित रोगों का संबंध अत्यधिक वजन या मोटापे से है। जब एक व्यक्ति दैनिक कार्य में खर्च होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा युक्त भोजन लेता है तो उसके शरीर में वसा एकत्रित हो जाती है और इसका वजन बढ़ जाता है। लगातार वजन के बढ़ने से व्यक्ति मोटा हो जाता है। इसलिए सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक एवं पूर्व प्रेक्षित है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में दिखा देती हूँ, बाद में हम यहाँ पर आंसर देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है? इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू और 2 सीमाएं बताइए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ये और इनका आंसर एक ही है। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं हमें स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयाम कौन से हैं, चर्चा कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा को 2 सकारात्मक पहलू तथा 2 परिसीमाओं द्वारा दर्शाइए। अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है? इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू और 2 सीमाएं कौन सी हैं? अथवा स्वास्थ्य की संकल्पना से आप क्या समझते हो? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? अथवा स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप लोग चाहते हो कि पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है और ये मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं। लगातार ही मैंने वो मॉडल टेस्ट पेपर के आंसर जो हैं वो बनाए हैं। तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा कौन कौन से आंसर हैं, क्या वो सही हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बार बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो हम लगातार ही हमारे आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करना कठिन है। यही कारण है कि अलग अलग वैज्ञानिकों, विचारकों एवं संस्थाओं के समय समय पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी स्वस्थता, जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति हो, को स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित हो रहे होते हैं।
ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहती हैं। स्टूडेंट्स, हर किसी का अपना अपना स्वास्थ्य होता है और समय समय पर हर किसी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ता है और तंदुरुस्त भी हो जाते हैं। इसीलिए जो इस यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं स्वास्थ्य के लिए, आप वही लिखिए, इनमें से हटके कोई पॉइंट नहीं लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में अपने संविधान की प्रस्तावना में स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी है वही सर्वमान्य है। वह परिभाषा इस प्रकार है: स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। इस परिभाषा के कुछ सकारात्मक पहलू निम्न हैं। पहला पॉइंट है जो परिभाषा के सकारात्मक पहलू हैं, उसका पहला पॉइंट है स्वास्थ्य के प्रति सम्य दृष्टिकोण अपनाया गया है। दूसरा है यह परिभाषा विस्तृत व सकारात्मक है। इस परिभाषा की कुछ परिसीमाएं निम्न हैं। इसमें बताए गए स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापना कठिन है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य को एक प्रक्रिया के रूप में न देखकर एक स्थायी स्थिति माना गया है। कुछ लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा की यह कहकर भी आलोचना की है कि ग्रह व्यवहारिक न होकर मात्र आदर्शवादी है। उनके अनुसार स्वास्थ्य कोई अवस्था नहीं है, बल्कि यह तो सतत परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला और क्षमता है। स्वास्थ्य के चलते ही व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में कही गई बातें कुछ लोगों पर तो लागू हो सकती हैं, परंतु हर परिस्थिति में सभी लोगों और सभी समुदायों पर लागू हों यह संभव नहीं लगता है। कुछ लोग इस परिभाषा को गलत भी मानते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसकी बातों पर खरा उतर जाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरह से जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के दृष्टिकोण से पूर्ण हो। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि यदि हम इस परिभाषा को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो पाएंगे कि हम में से कोई भी स्वस्थ नहीं है, बल्कि सभी बीमार हैं। इन सारी आलोचनाओं के बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा ही अपेक्षाकृत उचित एवं मान्य है। स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में इसी परिभाषा को अक्षर आधार बनाए जाने को स्वीकृति मिली है। तो अगला है हमारा खाद्य स्रोत। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स पहले। तो स्टूडेंट्स, हमसे आगे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक के खाद्य स्रोत और कार्य बताइए। आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला है प्रोटीन, इसके खाद्य स्रोत देख लेते हैं। प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों साधनों से प्राप्त होता है। पशु वनस्पति प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर के अनुरूप बना लेता है। मनुष्य पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। स्टूडेंट्स, आपने 10+2 की है और आपको प्रोटीन का पता ही होगा, और आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। यदि चाहो तो अपने हिसाब से लिखो, सही पॉइंट्स लिखो। और प्रोटीन का हम सबको पता है कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे साथ पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। पशु प्रोटीन हमारे शरीर के अधिक समान होता है, अतः पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन अधिक उपयोगी होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, पक्षी दूध, पनीर आदि। कुछ वनस्पति प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली आदि। फल एवं सब्जियों का प्रोटीन अत्यंत निम्न कोटि का होता है। तो यहाँ पे ये तालिका है, आप ज़रूर लिखें, अंक अच्छे मिलेंगे आपको। कुछ प्रमुख भोज्य पदार्थों से में प्रोटीन की मात्रा, और मात्रा मत लिखिए, प्रोटीन की जगह पे लिखिए आप कुछ प्रमुख भोजन पदार्थों में प्रोटीन खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे मात्रा मत लिखिए, आपसे गलती हो जाएगी। अनाज, दालें, नट्स व तेल बीज, अंडा, मुर्गी, ताज़ा दूध, मछली, मांस, यकृत, मटर, सेम, लोबिया। तो यही आपको लिखना है, यही बॉक्स लिखना है आपको। और जैसे ऊपर लिखना है मैंने आपको बता दिया है। कुछ प्रमुख भोजन पदार्थों में प्रोटीन के खाद्य पदार्थ। तो आगे चलते हैं। प्रोटीन के कार्य क्या हैं इसके। प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है। यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर के रखरखाव के लिए भी इसका विशेष महत्व है। और
यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे गलती से टच हो जाता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन के कार्य देख रहे थे हम। प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है। यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है वरन शरीर के रखरखाव के लिए भी इसका विशेष महत्व है। प्रोटीन की शरीर के लिए उपयोगिता एवं आवश्यकता प्राणी की भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भावस्था से ही, आप लोग गर्भावस्था में लिख सकते हो, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा जब तक शरीर रहता है तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता बनी रहती है। शरीर के लिए प्रोटीन के कार्यों एवं उपयोगिता का परिचय निम्नलिखित विवरण द्वारा प्राप्त होता है। तो इसके जो खाद्य स्रोत हैं स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। वसा के आगे हमारा है चर्बी। तो यहाँ पे मैंने पढ़ दिया है, आपका जो पॉइंट था हम काट देते हैं स्टूडेंट्स, इसको काट दीजिए। शरीर के लिए प्रोटीन कार्यों एवं उपयोगिता का परिचय निम्नलिखित विवरण द्वारा होता है। ये हमको नहीं लिखना है, आप लोग यहीं तक लिखिए। तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता बनी रहती है। यहाँ तक ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो आगे हमारे पास है अगला खाद्य स्रोत है स्टूडेंट्स वसा। तो इसको हम इसके खाद्य स्रोत लिखने हैं हमें। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन कार्बनिक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा रासायनिक संयोग से होता है। वसा का निर्माण एक निम्नलिखित पदार्थ तथा एक वसीय के संयोजन से होता है। खाद्य स्रोत है इसके। वसा क्या है स्टूडेंट्स? चर्बी जो है उसको वसा कहते हैं। इसके खाद्य स्रोत देख लेते हैं। वसा वनस्पति व पशु जगत दोनों ही वर्गों से प्राप्त होती है। वसा प्राप्ति के साधनों को हम दो वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। कौन से हैं? पशुजय साधन, पशुजन्य साधन। पशुओं से कौन कौन से पशु हैं जिनसे हमें ये चर्बी मिलती है? इन स्रोतों के अंतर्गत दूध के उत्पाद, मांस, मछली, अंडे के पीले भाग आदि आते हैं। दूसरा पॉइंट है वानस्पतिक साधन, प्लांट सोर्सेज जो होते हैं। प्लांट सोर्सेज आपको वनस्पतिक नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, गलती हो जाएगी। पौधों से मिलने वाली चर्बी या वसा भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिखिए पौधों से मिलने वाली चर्बी, वनस्पतिक साधन मत लिखिए। तो यहाँ पे पौधों से मिलने वाली वसा अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, विनौला आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार की चीज़ों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों में भी कुछ मात्रा में वसा पाई जाती है। सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में वसा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो वर्ड है कट नहीं करना है। वनस्पतिक के अलावा आपको कोई भी पॉइंट कट नहीं करना है। पौधों से मिलने वाली वसा का आपने यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसके कार्य देख लेते हैं। वसा शरीर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती है। ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, अतः यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का संग्रह है। शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा वसीय तंतुओं के रूप में उपस्थित हो रहती है। आवश्यकता के समय यह संचित वसा ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। तो आगे हमारा विटामिन सी है स्टूडेंट्स, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। विटामिन सी या एस कार्बनिक एसिड। तो ये आपको यहाँ पे विटामिन सी ही लिखना है। इसे फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है। स्कर्वी नामक रोग अंग्रेज़ों की नौसेना के यात्रियों को बहुत होता था, क्योंकि उनके आहार में शाक सब्जियों का अभाव होता था। नाविकों को दीर्घकालीन समुद्री यात्रा के दौरान विशेष रूप से यह रोग हो जाता था। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिकतर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। स्कर्वी नामक रोग के कारण वह उपचार ढूंढने के फलस्वरूप ही विटामिन सी का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रसीले, ताजे व खट्टे फल इस रोग की स्थिति में लाभप्रद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने संतरा, नींबू व अन्य इसी प्रकार के फलों से विटामिन सी के क्रिस्टल अलग किए। यह एक सफ़ेद क्रिस्टल पानी में घुलनशील विटामिन है। यह ताप द्वारा बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो इसके कार्य हैं। विटामिन सी निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह आंत द्वारा लौह लवण के अवशेषण में सहायता करता है। यह विभिन्न रोगों से शरीर की निरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन,
के निर्माण में सहायक है। यह भोजन व शरीर में उपस्थित कुछ पदार्थों को नष्ट होने से रोकता है। तो इसके विटामिन सी के खाद्य स्रोत हैं। यह ताज़े खट्टे फल व सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला व अमरूद में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू का रस, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर तथा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, मूली के पत्ते आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अनाज व दालों में प्रोटीन सी न के बराबर होता है, परंतु अंकुरण व खमीरीकरण द्वारा इनमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। पशुजन खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मांस, दूध, पोल्ट्री तथा अंडों में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा विटामिन सी। आगे है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम देख लेते हैं, खाद्य स्रोत और कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम चांदी के समान सफ़ेद धात्विक तत्व है जिसका प्रतीक सी है, Ca है। ये इसका गुणसूत्र है स्टूडेंट्स, Ca। यह शरीर का एक बहुत वृहत खनिज तत्व है और यह एक वयस्क के शरीर में उसके भार का 1.5 से 2% तक होता है। एक वयस्क के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जिसका 98% कैल्शियम फास्फेट के रूप में हड्डियों में पाया जाता है और शेष कोमल ऊतकों में पाया जाता है। सामान्य रक्त कैल्शियम स्तर 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त है। जब रक्त में कैल्शियम सामान्य से कम हो जाता है तो इस दशा को अल्प कैल्शियम रक्तता कहा जाता है और जब यह सामान्य से अधिक होता है तो इस दशा को अति कैल्शियम रक्तता कहा जाता है। तो इसके कार्य देख लेते हैं। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के लवणों के साथ मिलकर यह अस्थि हड्डियों एवं दांतों को सख्त एवं स्थिर बनाता है ताकि ये पूरे शरीर के आधार के रूप में काम कर सके। रक्त का थक्का जमना। कैल्शियम रक्त जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम की अनुपस्थिति में रक्त जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती और शरीर से रक्त बह सकता है। कैल्शियम तथा विटामिन के मिलकर एक बारीक जाल का निर्माण करते हैं जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं फंसकर थक्के के रूप में जम जाती हैं। तो इससे शरीरक वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, यदि लिखोगे अच्छे अंक मिलेंगे। यदि कैल्शियम कम होता है तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कैल्शियम। आगे देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, संतुलित आहार से आप क्या समझते हो? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संतुलित आहार की प्रमुख विशेषताएं। संतुलित आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ये आपका 8, 10 और 12 नंबर का क्वेश्चन है। संतुलित आहार पर भोजन संतुलित आहार वह भोजन है संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हों कि जिससे कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इसकी आवश्यकता पूरी हो सके। इसे हम चित्र में नहीं दर्शाएंगे, यहाँ तक कि लिखो आप। तो आगे है, कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऐसे पोषक तत्व, वो परिभाषा थी स्टूडेंट्स। और ये अगला जो आंसर है वो मैंने दूसरे आंसर से लिया है, इसी का आंसर है। तो हमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक से ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके शरीर में कार्य भी एक समान है। उदाहरणतया अंडे, दूध और मांसाहार से प्रोटीन प्राप्त होता है, अतः यह शारीरिक वृद्धि का कार्य करते हैं। अतः इस अतिव्यापित से बचने के लिए खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है जो भोजन के कार्यों पर आधारित है। भोजन के 3 शरीर क्रियात्मक कार्य हैं: ऊर्जा प्रदान करना, शरीरक वृद्धि में सहायता करना और रोगों से बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। कार्बोज अथवा वसा या दोनों की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीरक वृद्धि व टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत व नए ऊतकों के निर्माण एवं शरीरक वृद्धि
में सहायता करते हैं। भोजन में विद्यमान खनिज लवण व विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं यानी रक्षा का कार्य करते हैं। जल, रेशा, विटामिन व खनिज लवण शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अतः पोषक तत्वों के विभिन्न कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों का निम्नलिखित 3 खाद्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ तो ऊर्जा प्रदान करने वाले वर्ग में 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं। कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, जड़ व कंदमूल। कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे चीनी और गुड़। वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे वसा व तेल। इन खाद्य पदार्थों द्वारा मुख्यतः कार्बोज, वसा ही प्राप्त होते हैं। अनाज से कार्बोज के अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार घी व तेल से वसा के अतिरिक्त वसा विलेय विटामिन भी मिलते हैं। और दूसरा वर्ग है शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं। दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ, अंडे, दालें, गिरीदार फल व तिलहन, मछली। इन सभी खाद्य पदार्थों से मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है। वर्ग 3 है स्टूडेंट्स रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ हैं हमारे पास यहाँ पे आगे। इस वर्ग के खाद्य पदार्थ से जो पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं वे हैं खनिज लवण व विटामिन। ये शरीर के रोगों से बचाते हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार बता दूं कि यदि आप समय निकाल के मेरे साथ तैयारी करोगे, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ पे फ़ोन पे जो स्क्रीन आती है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कह लेते हैं कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे। तो इनसे अच्छा है कि यदि आप मेरे साथ समय निकाल के तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाद में पता नहीं होता कि आपके पास समय है या नहीं है, कई बार रह भी जाती है। तो अच्छा यही है कि आप लोग लाइव हो करके मेरे साथ ही मेरे वीडियो पे तैयारी करो और आपकी तैयारी हो जाए, और बाद में आप जब मेरा नया वीडियो आए तो आप उस पर भी मेरे साथ ही तैयारी करो। तो इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। समय निकालें, मेरे साथ जुड़ें और मुझे सुने और आपकी तैयारी करें तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। फल हैं हमारे पास, पीले व नारंगी रंग के फल हैं आम, पपीता, शीर्ष फल नींबू, संतरा, मौसमी, अन्य फल केला, आलू बुखारा। सब्जियां हैं हमारे पास, हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, सरसों। पीले व नारंगी रंग की सब्जियां गाजर व सीताफल। अन्य सब्जियां भिंडी, बैंगन, गोभी व पत्ता गोभी है। हरी पत्तेदार सब्जियों, पीले व नारंगी रंग के फल व सब्जियों और शीर्ष फलों खनिज लवणों के बहुत अच्छे स्रोत हैं। उपयुक्त वर्गीकरण सरल और आहार नियोजन के लिए उपयोगी हैं, अतः अधिक प्रचलित हैं। आहार नियोजित करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक समय के आहार में तीनों खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। इस प्रकार का भोजन संतुलित होगा एवं ऐसे भोजन से शरीर के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्वों आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। आहार नियोजन में खाद्य वर्गों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के इस प्रयोग को समझने के लिए दोपहर के आहार का उदाहरण लिया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गर्भावस्था गर्भवती महिला के लिए आहार की योजना बनाते समय आप किन करने योग्य और किन ना करने योग्य बातों को ध्यान में रखेंगे। तो यदि आपके लिए ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप लोगों को यही लिखना है, और ये आपका उस क्वेश्चन का आंसर है जो मॉडल टेस्ट पेपर में है। स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को कौन सा आहार देना चाहिए और कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या करें क्या ना करें, कौन सी चीज़ें गर्भवती महिला को दें और कौन सी ना दें। करें क्या करें, सुनिश्चित करें कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री के वजन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो। एक समय के आहार में बहुत अधिक भोजन ना परोसें। दूसरा पॉइंट है गर्भवती स्त्री के आहार में अनाज, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दालें, गिरीदार फल तथा हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में सम्मिलित करें। गर्भवती स्त्री को अधिक स्वास्थ्य वाले भोजन ना परोसें। तीसरा पॉइंट है दूसरे त्रिमास से ही
गर्भवती स्त्री को लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की गोलियां देनी शुरू करें। तीखे, मसालेदार, तले हुए तथा अधिक वसा वाले पदार्थों का सेवन ना करें। खाना बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। गर्भवती महिला को सिगरेट तथा शराब पीने से मना करें। दिन में दिए गए जाने वाले आहार की संख्या बढ़ा दें। बहुत अधिक चाय या कॉफ़ी ना दें। मुख्य आहारों के बीच पौष्टिक अल्पाहार दें। गर्भवती स्त्री को भारी श्रम करने से रोकें, इससे समस्याएं हो सकती हैं। मतलब कि वज़न ना उठाए गर्भवती महिला, आप सबको पता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह की तकलीफ़ परेशानी से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे कि बिस्कुट, रस्क इत्यादि सुबह दें, जिसे हम टोस्ट कहते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की दवाई ना दें। अगला पॉइंट है हमारे पास, गर्भवती महिला को आहारों के बीच के समय में तरल पदार्थों को पीने की सलाह दें, न कि आहार के साथ। गर्भवती महिला का वज़न यदि अधिक है तो भी गर्भवती स्त्री के आहार में कटौती ना करें। तो 9वां पॉइंट है, क्या करें? कब्ज से बचने के लिए विशेष रूप से अंतिम त्रिमास में आहार में रेशेदार पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करें। सुनिश्चित करें कि हर आहार के बाद गर्भवती स्त्री पर्याप्त विश्राम करें। तो आराम करना चाहिए गर्भवती महिला को। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रसव पूर्व देखभाल का अर्थ और उद्देश्य बताइए। तो ये क्वेश्चन है, आपको इनमें से भी आ जाए तो इनका आंसर एक ही रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। गर्भावस्था के दौरान स्त्री की जो देखरेख की जाती है वह प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। इसमें गर्भधारण का शीघ्र पता लगाना और पुष्टि खतरे की संभावना वाली मां की पहचान, टेटनस के टीके लगवाना, लौह तत्व और फॉलिक अम्ल युक्त पोषणात्मक पूरक आहार देना और समय समय पर प्रसव पूर्व जांच करना शामिल है। प्रसव पूर्व देखभाल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपका 8, 10 और 12 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट क्या है, उद्देश्य इनके। पहला पॉइंट है हमारे पास, गर्भावस्था के समय माता के स्वास्थ्य की वृद्धि करना माता के स्वास्थ्य की वृद्धि करना तथा उसे सुरक्षित रखना। दूसरा पॉइंट है, गहन खतरों में होने वाली गर्भावस्थाओं का पता लगाना तथा उन पर विशिष्ट ध्यान देना। तीसरा पॉइंट है, गर्भवती माता की उत्तम प्रकार की देखभाल करना। अगला, माता को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करना। माता तथा शिशु की बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना। एक स्वस्थ बालक का जन्म देना और माता को नवजात शिशु की देखभाल करना सिखाना। अगला है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वाशियोकर नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 8, 10 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है आपके पास। ये आपके पास 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 8, 10 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर में। तो अगला है हमारे पास, क्वाशियोकर से पीड़ित बच्चे। बच्चा क्वाशियोकर से पीड़ित है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो ये आंसर है हमारे पास, ये भी 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। यह रोग 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे में अधिक पाया जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें शौफ या जलीय सूजन कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में द्रव्य जल का एकत्रित होना हो जाती है तथा रोगी के शरीर का भार उसकी आयु के वर्ग के बच्चे के लिए अपेक्षित सामान्य भार से कम हो जाता है। यह रोग अधिकतर एक संक्रमण या एक के बाद एक कई संक्रमणों के साथ प्रकट होता है। उपरोक्त दोनों रूपों के अतिरिक्त कुछ बच्चों में मरासमस व क्वाशियोकर दोनों के मिले जुले लक्षण दिखाई देते हैं। इन बच्चों को मरासमिक क्वाशियोकर से पीड़ित कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वाशियोकर या मरासमस के कोई भी विशिष्ट नैदानिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, परंतु इन बच्चों की लंबाई व शरीर भार उसी आयु के स्वस्थ बच्चों की तुलना में काफ़ी कम होता है। ऐसे बच्चों को प्रोटीन, ऊर्जा, पोषण के लक्षणहीन रूप के वर्ग में रखा जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे समाज में काफ़ी अधिक है। यहाँ लक्षणहीन रूप से तात्पर्य है कि हमें रोग के नैदानिक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और इन रूपों को केवल विशेष जांचों या प्रशिक्षणों द्वारा ही पहचाना जा सकता है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की स्थिति में लक्षणहीन रूप शरीर की माप द्वारा ही
पहचाना जा सकता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम है अगला हमारा जो क्वेश्चन है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम है कुछ तरीके जिनके द्वारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम की जा सकती है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी कीजिए, मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, आप लोग मेरे साथ पढ़िए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता चलेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका मत रखिए, और ताकि आपको बाद में समय मिले ना मिले। मैं आपके साथ इसीलिए इतना लंबा वीडियो मैंने बना रही हूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। मुझे सुनिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए एक माँ अपने बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम आसानी से कर सकती है। कम जन्म भार वाले बच्चों में अधिकतर कुपोषण हो जाता है। कम जन्म भार का कारण मृत्यु कुपोषण है, अर्थात गर्भावस्था में माँ के आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा अपर्याप्त होना। अतः यह देखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान अपनी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आहार लें, अर्थात गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन एक आहार के बराबर अतिरिक्त भोजन देना चाहिए। निर्धन परिवारों की गर्भवती स्त्री को सरकारी पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरक आहार, घर के आहार के अतिरिक्त आहार दिया जा सकता है। इन प्रयासों से जन्मजात बच्चे का भार बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है माँ को जब तक संभव हो तब तक अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है। परंतु 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता। 6 महीने की आयु में शिशु को पूरक आहार प्रारंभ करवाना चाहिए। ये आहार किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे अनाज, दालें तथा गिरीदार फल के मिश्रण, उदाहरण के लिए गेहूँ, चने की दाल तथा मूंगफली का मिश्रण आदि के रूप में माँ के द्वारा ये आहार घर पर ही आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। मुख्यतः अनाज पर आधारित भारतीय व्यंजन काफ़ी भारी होते हैं तथा बच्चे के एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकते। अतः बच्चे एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकते। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल में जल्दी अर्थात दिन में 5-6 बार आहार देना चाहिए, जिससे बच्चों की ऊर्जा तथा प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो ये आपका 8 या 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिए। अगला पॉइंट है अतिसार तथा श्वसन तंत्र के संक्रमण से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के खतरे की संभावना बढ़ जाती है। अतः इन संक्रमणों का तुरंत उपचार कुपोषण की रोकथाम में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अतिसार या किसी अन्य संक्रमण के दौरान आहार देना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को सामान्य रूप से आहार देना जारी रखना चाहिए। 5वां हमारे पास पॉइंट है क्षय रोग, खसरा तथा काली खांसी की टीकाकरण द्वारा रोकथाम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को इन रोगों के प्रतिरक्षी टीके लगाए जा सकते हैं। ये रोग बच्चों में कुपोषण के महत्वपूर्ण कारक हैं। माँ को इन सुविधाओं के प्रयोग की जानकारी देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट आसान नहीं लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप काट सकते हो स्टूडेंट्स। जो आपको समझ में आते हैं पॉइंट्स सभी समझने वाले हैं। यदि आपको कोई ऐसी पंक्ति है जो आपको समझ में नहीं आती है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गलत मत लिखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है आपके मॉडल टेस्ट पेपर में कौन से लक्षण निम्नलिखित को दर्शाते हैं। कौन से लक्षण हैं हैज़े में जिनसे हैज़ा पता चलता है। हैज़ा यह तीव्रता से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसमें व्यक्ति का आहार तंत्र प्रभावित होता है। हैज़ा अतिसार रोगों का गंभीर रूप है। यह रोग अधिकतर गर्मी व पतझड़ के मौसम में होता है। सही इलाज ना होने पर इसकी मृत्यु दर 70% हो सकती है। यह रोग उन व्यक्तियों को अधिक होता है जो स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हैज़ा सभी आयु के लोगों को हो सकता है। स्टूडेंट्स ये 4, 5 और 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यही आंसर लिखिए। चिन्ह व लक्षण उल्टी एवं दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं। दस्त पतले एवं श्वेत होते हैं। दस्तों तथा उल्टियों के कारण जल की कमी
हो जाती है तथा रोगी को प्यास अधिक लगती है। पेशाब बंद हो जाता है, रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेट में पीड़ा होती है, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है। इन्फेक्ट मत लिखिए, आपसे गलती हो जाएगी। पैरों में सूजन हो जाती है और आँखें पीली पड़ जाती हैं। परंतु उपचार ना मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके क्या कारण हैं? हैजा कॉलरा वाइब्रियो नामक जीवाणु से फैलता है। ये दूषित पानी का भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति के मल, उल्टी, थूक आदि से मक्खियाँ इन जीवाणुओं को उठाती हैं और खुले भोजन, पानी, दूध आदि तक पहुंचाकर उन्हें दूषित कर देती हैं। ऐसा भोजन लेने पर व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। ये जीवाणु अंधेरे स्थानों व सूखे हुए थूक पर 2 से 3 माह तक भी जीवित रह सकते हैं। ये अनुकूल तापमान मिलते ही वृद्धि करने लगते हैं। गर्मियों की शुरुआत मार्च अप्रैल में यह रोग अधिक हो जाता है। तो गोल कृमि ग्रसन है हमारे पास यहाँ पे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, गोल कृमि ग्रसन को दर्शाइए। कौन से लक्षण है जो गोल कृमि ग्रसन को दर्शाते हैं? यह बच्चों के आहार तंत्र में सबसे अधिक पाए जाने वाला आम कृमि है। यह कृमि गोलाकार और दोनों सिरों पर कुछ पतला होता है। यह लंबा, चिकना, सफ़ेद रंग का और करीबन 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो बच्चे की पॉटी में देखा जा सकता है। कीड़े के अंडों वाला संदूषित पानी पीने से वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अंडे बच्चे की आंतड़ियों को अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं और फिर इन अंडों में से लार्वा निकलते हैं। इनके बाद ये रक्त प्रवाह के साथ साथ फेफड़ों से होते हुए पेट में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये कृमि के रूप में विकसित होते हैं। ये कृमि पुन अंडे देते हैं जो पॉटी द्वारा शरीर के से बाहर निकल जाते हैं। गोल कृमि का पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये भी मैंने डायग्राम लिया है, बहुत आसान डायग्राम है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाइए स्टूडेंट्स, इसके आपको अलग से अंक मिलेंगे। बहुत आसान है, देखिए सिर्फ ये तिरछी लाइनें खींची हुई हैं यहाँ पे, तो ये आपको ज़रूर बनाइए। गोल कृमि का ये चित्र है, डायग्राम है। तो हम देख लेते हैं गोल कृमि के चिन्ह व लक्षण क्या होते हैं। कृमि से होने वाला संक्रमण कितना है, इसके आधार पर बच्चे में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। अगर पेट में कीड़े बहुत अधिक हैं तो पेट फूला व सूजा हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी कीड़ों का गुच्छा पेट को हाथ से छूने पर महसूस भी किया जा सकता है। जब कीड़े पेट में होते हैं तो वे ऊपर की ओर भी आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को उल्टी हो सकती है, जिससे ये कीड़े उपस्थित होते हैं। जब लार्वा फेफड़ों से गुजर रहे होते हैं तो उस जगह जलन सी हो सकती है, जिसके कारण सूखी खांसी होती है। ऐसा विशेषकर रात में होता है। साथ ही सोते समय बच्चे को गर्मी की अनुभूति भी होती है। कभी कभी शरीर पर पित्ती भी उछल आती है। तो ये हमारा गोल कृमि ग्रसन था, इसके लक्षण। और आगे है हमारे पास आँख के संक्रमण। आँख के संक्रमण होने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। लालिमा के साथ खुजली होती है, लाल व दुखती आँखें जिनमें से स्राव हो भी सकता है और नहीं भी। स्टूडेंट, जो पानी गिरता है उसको स्राव कहते हैं। अगला पॉइंट है आँखों से पानी बहना व चिपचिपी आँखें, आँखों से चिपचिपा पीला पदार्थ निकलना। आँखों में निम्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ये 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर का भी हो सकता है। खुले पॉइंट्स लिखिए तो आपके पेज काफ़ी भर जाएंगे। आँखों से चिपचिपा पीला पदार्थ निकलता है। आँखों में निम्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा है यदि आँखों में कोई बाहरी तत्व घुस जाए तो उसके कारण क्या होते हैं। आँखों में खुजली व जलन होने लगती है, आँखों में दर्द होगा तथा पानी भी आएगा। और आगे है हमारे पास विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होगी, कम प्रकाश में अथवा रात में देख ना पाना, नेत्र श्लेष्मा पर धुंधले सफ़ेद रंग के दाग होना। जो स्टूडेंट्स, जो हमारे आँख में जो काली सी काकी होती है ना, उस पर जो इन्होंने बताया है उस पर सफ़ेद रंग के दाग हो जाते हैं और वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो तीसरा पॉइंट है स्वच्छ मंडल का अपारदर्शी होना और बाहर की ओर फूलना, स्वच्छ मंडल पर अल्सर होना। ये हमारे पास आँखों के संक्रमण की।
तो क्षय रोग, तपेदिक, इसके कौन से लक्षण हैं? आगे हमारे पास है तपेदिक। ये हमारे पास सभी क्वेश्चन जो हैं 4, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। क्षय रोग, तपेदिक है यहाँ पे, इसके लक्षण देख लेते हैं। क्षय रोग, यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स मत लिखिए। एक गंभीर बीमारी है। तपेदिक जो है वो एक गंभीर बीमारी है। ये बच्चे के शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है। कारण क्या है इसके? यह वायु द्वारा संवाहित संक्रामक रोग है। यह जीवाणु द्वारा फैलता है। यह व्यक्ति के छींकने व खांसने से फैलता है। इसके लिए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में यह बहुत आम बीमारी होती है। हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी क्षय रोग, तपेदिक के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन यदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और शरीर संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सके तो व्यक्ति को यह संक्रमण नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, यदि जो बच्चा है या व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको एक दूसरे व्यक्ति से यह संक्रमण का रोग नहीं होता है। दूसरी ओर वे बच्चे का वयस्क जो कमज़ोर और कुपोषित है और भीड़ भरे क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें क्षय रोग, तपेदिक जल्दी होने की संभावना होती है। तपेदिक रोग से संक्रमित गाय का कच्चा दूध पीने से भी टीबी की संभावना रहती है। जब शरीर मलेरिया, खसरे, काली खांसी या दीर्घकालीन हैजे के कारण पहले से ही कमज़ोर है तो वह व्यक्ति तपेदिक से ज़्यादा आसानी से ग्रस्त हो जाता है। आहार में प्रोटीन व कैल्शियम की कमी से संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अशुद्ध वातावरण और शारीरिक दुर्बलता से भी ये रोग हो सकता है। तो इसके लक्षण हैं स्टूडेंट्स, हमें बताने हैं लक्षण भी। सामान्य खांसी तपेदिक का शुरुआती लक्षण है। इसके अलावा व्यक्ति को हल्का हल्का बुखार भी महसूस होता है, विशेषकर शाम के समय में। अधिकांश मामलों में वज़न का न बढ़ना या वज़न का कम होना तपेदिक का एकमात्र लक्षण होता है। जो बच्चे लंबे समय में बीमार हैं या जो कुपोषित हैं उनकी यह जानने के लिए जांच कर लेनी चाहिए कि उन्हें तपेदिक है या नहीं। अगर किसी बच्चे का वज़न ना बढ़े तो उसकी भी क्षय रोग के संक्रमण के लिए जांच करा लेनी चाहिए। तपेदिक केवल फेफड़े को ही नहीं प्रभावित करता, तपेदिक केवल फेफड़े को ही नहीं प्रभावित करता, यह शरीर के किसी भी भाग को, विशेषकर लसिका ग्रंथियों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बच्चे के गर्दन पर सूजन देखी जा सकती है। ये दरअसल सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ होती हैं। इनके सूजने का सबसे सामान्य कारण है तपेदिक। तो चलिए मृत्यु दर देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला हमारा 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये 6 या 7 नंबर का आए तो भी यही लिखना है आपको। मृत्यु दर, मृत्यु मातृक दर है हमारे पास अगला पॉइंट। मातृक मृत्यु दर से समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता चलता है। अधिकांश विकासशील देशों में स्त्रियों में प्रजनन आयु 15 से 45 साल के दौरान होने वाली अधिकांश मृत्यु का कारण गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित कारण होते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में यह हर विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। विकसित देशों में यह दर बहुत कम या शून्य के बराबर होती है। निम्न सूत्र के द्वारा मातृक मृत्यु दर को परिकलित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के समय मातृक मृत्यु दर मतलब क्या होता है इसका? मातृक मृत्यु दर जो जन्म से ही बच्चों की मौत हो जाती है उसको कहते हैं मातृक मृत्यु दर। बहुत सी कमियों के कारण स्टूडेंट्स बच्चों में जान नहीं होती है, बहुत सी कमियां होती हैं, तो वो जन्म लेते ही जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। उसको कहते हैं मातृक मृत्यु दर कहते हैं उसको। तो अधिकांश मृत्यु का कारण गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित कारण होते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में यह दर विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। विकसित देशों में यह दर बहुत कम या शून्य के बराबर होती है। निम्न सूत्र के द्वारा मातृक मृत्यु दर को
प्रकलित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के समय मातृ मृत्यु दर कितनी होगी? 1 वर्ष की ये मृत्यु दर निकाली गई है। 42 दिन के बाद तक हुई स्त्रियों में मृत्यु की दर, तो यहाँ पे बच्चे ही स्त्रियों की मृत्यु भी हो जाती है उस क्षेत्र में। उसी देखिए यहाँ पे पहले हमें लेना है 42 दिन के बाद, ये तुलना है 42 दिन के बाद तक हुई स्त्रियों की मृत्यु और उसकी तुलना में उस क्षेत्र में उसी वर्ष जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से। तो उस उत्तर प्रदेश के ज़िले के उपरोक्त उदाहरण में मातृ मृत्यु दर निम्नलिखित प्रकार से प्रकलित की जाएगी। 140 इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4। ये इसका आंसर है, अच्छे से लिखिए। तो इसके कारण है, इस रोग के उत्पन्न होने और फैलने का प्रमुख कारण भोजन पदार्थ एवं जल का दूषित होना है। संदूषित पानी व खाद्य पदार्थ में मौजूद भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण ही संक्रमण होता है। ज़्यादा तले हुए, चिकने और मसालेदार खाद्य पदार्थ भी भोजन पाचन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे जठर शोथ होता है। कभी कभी दूध या दूध से बने अन्य पदार्थ या किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी के कारण भी अतिसार हो जाता है। दूध या दूध से बने पदार्थ से एलर्जी इसलिए होती है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट्स चल पड़ा है हमारे पास, नहीं पता चला है, कोई बात नहीं। ये जो मातृ मृत्यु दर है यहाँ तक ही आंसर है। तो ये आपका अगला पॉइंट है दस्त के रोकथाम और उपचार। दस्त के कारण, कौन से कारणों के साथ दस्त होता है बच्चों में या बड़ों में, वो उसका आंसर है ये। इस रोग के उत्पन्न होने और फैलने का प्रमुख कारण भोज्य पदार्थ एवं जल का दूषित होना है। संदूषित पानी व खाद्य पदार्थ में मौजूद भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण ही संक्रमण होता है। ज़्यादा तले हुए, चिकने और मसालेदार खाद्य पदार्थ भी पाचन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे जठर शोथ हो जाता है। कभी कभी दूध या दूध से बने अन्य पदार्थ या किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी के कारण भी अतिसार हो जाता है। दूध या दूध से बने पदार्थ से एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि इन खाद्य पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम उस व्यक्ति के शरीर में नहीं होते हैं। यह स्थिति प्राय जन्म के समय से ही होती है, जिसके कारण नवजात शिशु को अन्य आहार देना पड़ता है। हालांकि यह स्थिति बच्चे की ज़िंदगी में बाद में भी विकसित हो सकती है। कई बार यूँ तो बच्चों को दूध से एलर्जी नहीं होती, पर जब वे अतिसार से पीड़ित होते हैं, जब उनको दस्त लगे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, तब थोड़े समय के लिए दूध से एलर्जी हो सकती है। उनको दूध ना दें। इस तरह की एलर्जी की प्रतिक्रिया में दूध पीने के पश्चात तेज़ी से झागदार अथवा पतली पॉटी आ जाती है। गुद्दा के आसपास छोटे छोटे लाल दाने भी हो सकते हैं। अगर दूध की एलर्जी वाला अतिसार 3 दिन से ज़्यादा रहे तो बच्चे को तत्काल डॉक्टर के पास या चिकित्सा केंद्र में भेजना चाहिए। अतिसार का कारण व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ जैव अमीबा के कारण दस्त लगते हैं। अमीबा के अंडे संदूषित पानी में होते हैं। इसी पानी को पीने से वे अंडे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर ये अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा बाहर निकलते हैं। अगर हाथ अच्छी तरह साफ ना किए जाएं तो उस आदमी द्वारा बनाए गए व परोसे गए खाने से अंडे दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और इस तरह यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। स्टूडेंट्स, ये 4, 5 और 6, 7, यदि 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी आप इसी आंसर को लिखिए, हो जाएगा आपका 2-3 पेज का हो जाएगा, तो आपको अंक अच्छे मिल जाएंगे। छोड़िए मत, लिखिए इसको, यही आंसर आपको आता है तो आप यही आंसर लिखिए, क्वेश्चन को छोड़िए मत। इसका उपचार देख लेते हैं। अतिसार की अवस्था में जल का विसर्जन काफ़ी अधिक होता है, अतः उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। इसलिए जैसे ही दस्त के लक्षण दिखाई दें, बच्चे को जल देना आरंभ कीजिए। पुनर्जल योजन शुरू करने के लिए डॉक्टर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अतिसार के दौरान निर्जलीकरण के कारण शरीर का दूषित द्रव्य संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जल और विद्युत अपघटक जो होते हैं, अर्थात शरीर के जल में विद्यमान विभिन्न लवण और शर्करा शरीर से निकल जाते हैं। कुपोषित या अल्पपोषित बच्चों को विशेष रूप से निर्जलीकरण
होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इस कारण उनकी स्थिति अधिक जटिल और ख़तरनाक हो जाती है। अतः ऐसे बच्चों को बहुत देखभाल और इलाज की ज़रूरत होती है। दस्त से पीड़ित बच्चे को घर में उपलब्ध तरल पदार्थ जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, पानी जिसमें दाल या चावल पकाए गए हैं, नारियल पानी, छाछ, पतला व छना हुआ सूप, फलों का रस आदि भी आप लोग दे सकते हो। शरीर में पानी की मात्रा का संतुलन बनाए। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व मिश्रित विशेष लवणों व शर्करा के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। स्टूडेंट्स, इनको आप पॉइंट्स में लिखिए। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर है हमारा, इनके पॉइंट्स बना करके लिखिए आप, तो आपको 8 से 9 नंबर मिलेंगे। इसके 10 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है तो भी आप यही आंसर लिखिए, काफ़ी लंबा आंसर है हमारे पास। तो उपलब्ध करवाए गए हैं पैकेट के। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाकर घोल तैयार करना है, यह उसके ऊपर निर्दिष्ट होता है। इस घोल को ORS घोल भी कहते हैं। ये डिटेल ब्रैकेट में है, इसको मत लिखिए, बस सीधा ही पॉइंट है हमारे पास। इस घोल को ORS घोल भी कहते हैं। ORS के पैकेट स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होते हैं। मेडिकल स्टोर में भी ORS के पैकेट लिए जा सकते हैं। तो आगे हमारे पास कान संबंधी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लास्ट वाला। तो आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया है, उसके साथ मैच कीजिए और आपको कोई इसके साथ लिए आशंका नहीं होनी चाहिए। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, बच्चों की कान संबंधी आम समस्याओं पर टिप्पणी कीजिए। बच्चों में होने वाली सामान्य कर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, बच्चे प्राय अपने कान में छोटा मोती या पत्थर डाल लेते हैं और ये कान में फंस जाते हैं। ये वस्तुएं संक्रमित हो सकती हैं तथा इसमें मवाद बन सकता है। मतलब स्टूडेंट्स, सीधी सी मतलब है, सीधा सा, इससे नुकसान हो सकता है जिससे मध्य कान संक्रमित हो सकता है और कान में दर्द हो सकता है। यदि मक्खी, मच्छर या अन्य कोई छोटे कीट मध्य कान में प्रवेश कर जाएं और डंक मार दें, उनका डंक बज जाए हमारे कान में, तब भी कान में तीव्र दर्द या बेचैनी होती है। इसका उपचार देख लेते हैं क्या है। कान के दर्द में स्थिति बहुत ही कष्टदायक होती है तथा दर्द को सह पाना बहुत मुश्किल होता है। पहले कान में गर्म तेल डालकर देखना चाहिए। यदि वह भी कान में कोई असर नहीं करता तब बच्चे को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। केंद्र में प्राथमिक उपचार क्या है देख लीजिए। कान का दर्द होने पर बच्चे को दर्द निवारक औषधि जैसे पैरासीटामोल दी जा सकती है। फिर भी यह केवल अस्थायी उपचार है। उसके बाद रोग का सही कारण जानकर उसका निदान करना चाहिए। यदि कान से संवाद नहीं बह रहा हो, मतलब कि यदि कान से मवाद नहीं बह रहा हो, रेशा जो होता है स्टूडेंट्स वो बहने लगता है कान से, तब दवाई डालकर भी कान का दर्द कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, कान के अंदर बनने वाला चिपचिपा पदार्थ जिसे आम भाषा में कान का मैल कहा जाता है, कई बार सख्त होकर जम जाता है। इसके कारण भी कान का मैल जो है स्टूडेंट्स, वो भी यदि जम जाए तो कान में दर्द होने लगता है। दांत निकलते समय अथवा दाढ़ आते समय भी बच्चों के कान में दर्द हो सकता है। ऐसे में अक्सर बच्चे अपना कान रगड़ते हैं। यह कान का दर्द किसी कान के संक्रमण के कारण नहीं है, अपितु जबड़ों में दर्द के कारण होता है। जब दांत फूटकर बाहर निकलते हैं, ऐसे में वह उस तंत्रिका पर भी दबाव डालते हैं जो मध्य या अंतर कर्ण तक पहुंचती है। यही कारण है कि दांत निकलते समय बच्चों के कान में दर्द होता है और वे उसे रगड़ने लगते हैं। अगला पॉइंट है, जब श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में संक्रमण होता है तब भी मध्य कान में दर्द होता है और संक्रमण होने से सामान्यतः कान में दर्द होता है। इस दर्द की शुरुआत अचानक और काफ़ी तेज़ हो सकती है। इसे तेज संक्रमण कहते हैं। संक्रमण के जीवाणु गले में
यूस्टेकी नलिका द्वारा मध्य कर्ण तक पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मध्य कर्ण की आंतरिक परत में सूजन आ जाती है तथा मवाद एकत्रित हो जाता है। इसके कारण बुखार और तेज दर्द होता है। यह स्थिति मध्य कर्ण शोथ कहलाती है। तो इसका उपचार क्या है? घर पर इस स्थिति का कभी भी उपचार नहीं करना चाहिए। बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि कान के इस तीव्र संक्रमण का तुरंत उपचार नहीं किया गया तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कान का बहना या निम्नलिखित कारणों में से किसी से भी हो सकता है। और यदि कोई बाहरी वस्तु कान में प्रवेश कर जाती है और नहीं निकलती है, तब कान में संक्रमण हो जाता है और मवाद इकट्ठा हो जाता है, जो कि बाद में कान में से बहने लगता है। यह कान के पर्दे को भी प्रभावित करता है, उसमें छेद कर देता है। और इसका उपचार देख लेते हैं क्या है। बच्चे को चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। सामान्यतः तैरते या नहाते समय कान में पानी चले जाने से कान में फफूंदी का संक्रमण हो सकता है, जो मध्य कर्ण में फैल जाता है और उसे प्रभावित करता है, जिसके कारण कान बहने लगता है। उपचार है, ऐसी स्थिति में बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाएं। इस रोग की रोकथाम के लिए नहाने के बाद फोहा बनाकर कान के को साफ करना चाहिए, ताकि उसमें पानी ना रहे। तो यदि आपको इसमें से 4 नंबर या 5 नंबर का आंसर पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो आप लोग 1 पॉइंट लिखिए और साथ में उसका उपचार लिख दीजिए। तो यदि आपको 10 नंबर वाला क्वेश्चन, 8 या 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो ये सारा आंसर आप लिख दीजिए। तो थोड़ी सी असावधानी से कई बार कान में कीड़ा प्रवेश कर जाता है और वह अपने अंडे कान के अंदर छोड़ देता है। ये अंडे बढ़ने लगते हैं, जिससे कान में खुजली होती है या अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। कान को सावधानी से साफ करने से कान के पर्दे में छेद हो सकता है और पर्दे को हानि पहुंच सकती है। तो ये थे हमारे आज का मॉडल टेस्ट पेपर। तो ये हमारा आज का मॉडल टेस्ट पेपर था स्टूडेंट्स। फुल तैयारी है आपके DSE कोड 2 की। तो आगे भी मैं मॉडल टेस्ट पेपर, अगले मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपके साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।